नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। मैं हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें लेकर, लेकिन आज आवाज एट 9 में 3 बड़ी खबरों पर हमारी विशेष नजर होगी। ये 3 खबरें 3 शहरों से जुड़ी हैं और तीनों जगह हमने बड़ी कवरेज की है। पहली खबर है लंदन से। पूरा देश पूछ रहा है कि बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर कहां चले गए हैं विजय माल्या। हम लंदन चलेंगे और जानेंगे कि क्या वहां हो सकते हैं माल्या। दूसरी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में यमुना किनारे कुछ अटपटा हो रहा है। एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को 5 करोड़ जुर्माना देने को कहा है। तीसरी खबर है आवाज की विशेष पड़ताल मुंबई और दिल्ली से, जिसमें हमने खुलासा किया है कैसे कुछ लोग गरीबों की मेहनत की कमाई हड़पने की साजिश रच रहे हैं। इन तीनों खबरों पर विस्तार से जाने से पहले देख लीजिए आवाज एट 9 की बाकी सुर्खियां। 5 करोड़ के जुर्माने के साथ वर्ल्ड कल्चर फेस्ट को एनजीटी की मंजूरी। डीडीए प्रदूषण बोर्ड पर भी फाइन। डीडीए को हाईकोर्ट में भी फटकार। आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा आदेश के खिलाफ करेंगे अपील। विदेश जाने से रोकने के मामले में विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब, लेकिन 2 मार्च को ही विदेश जा चुके हैं माल्या। अटॉर्नी जनरल ने कहा भागने से फायदा नहीं। बेहतर है कि वो आए, सेटल करें। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, भागने से क्या मिलने वाला है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने सादा कांग्रेस पर निशाना। कहा 300 बड़े प्रोजेक्ट अटके हैं, राज्यसभा में पारित होने दे अहम बिल। मुंबई में सस्ते घर के नाम पर खुलेआम हो रही है लूट। सीएनबीसी आवास की पड़ताल में नहीं मिला सस्ते में मकान देने वालों का दफ्तर। अब धर्मशाला की जगह कोलकाता में होगा भारत पाकिस्तान का T20 मैच। सूत्रों के हवाले से मिली खबर। यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम को आखिरकार एनजीटी की मंजूरी मिल गई, लेकिन इसके साथ ही एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ का मुआवजा देने को कहा है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने भी डीडीए को इस कार्यक्रम पर फटकार लगाई है। इससे पहले राज्यसभा में भी इस कार्यक्रम को लेकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने बात की याचिकाकर्ता मनोज मिश्रा से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। 5 करोड़ का जुर्माना आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर आपको लगता है काफी है ये या नहीं, ये तो देखिए, पहली बात ये जुर्माना नहीं है, ये एनवायरमेंटल कंपनसेशन है। जुर्माने में एनवायरमेंटल कंपनसेशन बहुत आ रहा है, और ये इनिशियल फाइन है, ये इनिशियल कंपनसेशन है। अभी तो इन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया है प्रिंसिपल कमेटी को, वो पूरा असेसमेंट करेंगे, और ये मैनी टाइम्स बढ़ने वाला है। ये तो एनवायरमेंटल कंपनसेशन है, रेस्टोरेशन कॉस्ट उसके ऊपर है, तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा। एक बात, कोर्ट ने भी बोला कि आप लोगों ने भी थोड़ी देरी कर दी पहुंचने में, तो क्या उसके बारे में कहेंगे? हम कोर्ट के आदेश का वेलकम करते हैं। हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है। ऑल्दो हमारा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि पहले एग्जीक्यूटिव के पास जाओ, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कोर्ट का काम नहीं है सही काम कराना। कोर्ट तो बहुत बाद में आता है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि गलत काम ना हो। उसके बाद जो कर रहा है उससे गुजारिश करना। हमने पहले एग्जीक्यूटिव के पास गए। 11 दिसंबर को हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी, कॉपी सबको दी। इनको जो ऑर्डर मिला है वो 15 दिसंबर का मिला है। सोचिए, हमने इनको परमिशन से 4 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बता दिया था। उसके बाद हमने श्री जी को चिट्ठी लिखी 7 जनवरी को। उसके बाद हमने 22 जनवरी को श्री जी को फिर चिट्ठी लिखी। उसके बाद हमने 5 फरवरी को एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। उसके बाद हमने 8 फरवरी को फिर श्री जी को चिट्ठी लिखी। सबके कॉन्शियंस को हमने झकझोरा। जब देखा कि किसी के कॉन्शियंस में कुछ नहीं हो रहा है, तब हम कोर्ट में आए। और इस बारे में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि श्री के कार्यक्रम से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। It's a prestigious international cultural event
organized by one of the spiritual gurus of India, wherein delegates from 35 countries are coming. They want to display their culture, their religion, their other practices. That will be enriching us, and they have nothing to do with particular religion or particular sect or anything. Such an international event happening in India is really add to the prestige of India. वहीं उमा भारती का कहना है कि श्री श्री रविशंकर यमुना को बचाने के लिए पहले से ही काम करते रहे हैं और उनका शो यमुना के लिए खतरा नहीं है। श्री श्री का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो और ये गर्व की बात है कि वो भारत में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से श्री श्री जी के साथ हैं और हमें यकीन है कि श्री श्री जी के कार्यक्रम से यमुना की कोई हानि नहीं हो सकती। वहीं कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब एनजीटी ने पहले ही यमुना किनारे निर्माण को गैर कानूनी बताया है तो फिर किसकी इजाजत से ये सब हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल issued an order in January 2015 that all construction activities on Yamuna's bank would be deemed as criminal. Is it also not true that Delhi police has warned the government of the stampede, pandemonium and utter chaos? और इस बीच खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग का जो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल है उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। आपको बता दें यहाँ पर इससे पहले राष्ट्रपति भी शामिल नहीं होने की खबर आ चुकी है और अब प्रधानमंत्री भी इस फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगे। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग ने एक स्टेटमेंट जारी करके एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है। आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा है कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक होगा। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर और बात करते हैं किंगफिशर के मुजरिम विजय माल्या की। विजय माल्या के खिलाफ बैंकों के कोर्ट जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर उनका पासपोर्ट क्यों न जब्त किया जाए। दरअसल 17 सरकारी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को जो याचिका दी थी उसमें यही मांग की गई थी कि माल्या के देश छोड़ने पर रोक लगा दी जाए, लेकिन शायद बैंकों ने देर कर दी क्योंकि माल्या 2 मार्च को ही विदेश जा चुके हैं। ये बात खुद अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कही है और ये वही दिन है जब माल्या के खिलाफ डीआरटी में याचिका डाली गई और इसके पहले सोमवार को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने विजय माल्या को डीआईजीओ से डील के तहत मिलने वाले 515 करोड़ रुपए पर रोक लगा दी थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कहना है कि विजय माल्या को भागना नहीं चाहिए, उन्हें बैंकों से बात करके सेटलमेंट करनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि माल्या साहब वापिस आए, यहां पर बैठे, बैंक से बात करें। उन्होंने खुद कहा है कि मैं बैंक से नेगोशिएट करना चाहता हूं। बैंक को तो अपने पैसे से मतलब है, पब्लिक फंड से। हम तो वेलकम करते हैं, यहाँ आए, बैठे और बात करें, उनको पैसा दे दें, बात खत्म हो जाए। बेहतर है कि वो आए, सेटल करें। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, भागने से क्या मिलने वाला है। फिर सरकार दूसरे एक्शन ले सकती है, उसका कोई फायदा नहीं। तो बैंक कोर्ट इसीलिए गए कि माल्या को विदेश जाने से रोका जाए और कोर्ट में जाकर पता चला कि माल्या तो निकल गए। तो लंदन में कहां हो सकते हैं विजय माल्या, ये पूछते हैं। सीधा चलते हैं लंदन, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय, आपसे ये समझना चाहेंगे कि विजय माल्या क्या लंदन में हैं और अगर हाँ तो उन्हें भारत लाना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है। उधर उच्च न्यायालय के सामने दरखास्त रखी गई कि विजय माल्या को भारत छोड़ने से रोका जाए, तो पता चला कि विजय माल्या फरार। कहां पहुंचे हैं इस समय निश्चित नहीं है। उनके दुनिया भर में कई आलीशान बंगले हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ रीजेंट्स पार्क लंदन में जहां पे उनका मकान है। फिलहाल वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब इतने बंगले हैं उनके पास तो वो कहीं भी रह सकते हैं। उनको खुली छूट मिली है बैंकों की दया से, उनके पास काफी चॉइस है। अब जब यहाँ वो पहुंच गए हैं तो ब्रिटेन से उनका वापस भेजना कठिन होगा।
पहले तो भारत को ब्रिटेन के होम ऑफिस के सामने एक दरखास्त रखनी पड़ेगी कि उन्हें वापस भेजा जाए, और वो कामयाब हो भी जाए तो माल्या के आगे कचहरी के काफी रास्ते खुले हैं जो सारे कार्यक्रम को काफी आगे खींच सकते हैं। तो इधर झगड़ा चलेगा भारत में कि उन्हें वापस भेजा जाए, उधर विजय माल्या की मौज मस्ती दुनिया भर में जारी रहेगी। बिल्कुल, यानी क्लियरली आसान नहीं होगा वापस लाना विजय माल्या को। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए संजय। इससे पहले एविएशन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई में उनका मंत्रालय कोई दखल नहीं देगा। सिविल एविएशन इंडस्ट्री के हित में, आम जनता के हित में, आम पैसेंजर के हित में काम करती है, किसी व्यक्ति या संस्था के हित में काम नहीं करती। अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उसका स्टेटस कोई हो, अगर कोई चूक करी है, कोई गलतियां की हैं, तो उस पर कानून अपना कार्रवाई करे। इसमें भारत सरकार या पर्यटन या हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि विजय माल्या की कंपनियों को लोन देने में गड़बड़ी की भी जांच होनी चाहिए। कौन वो लोग हैं, कौन वो बैंकों में बैठे हुए मठाधीश हैं जिन्होंने नियमों और कानूनों को तोड़कर इसको ये सारा पैसा मुहैया करवाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं मुंबई में आज किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सैलरी दिलाने में दखल देने की मांग की है और उन्हें सभी एजेंसियों से मदद में आगे आने की अपील की। हमने सोचा कि ये प्रोटेस्ट करके हमको गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और सारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जैसे डीआरडी है, उनको यही विनती करनी है कि अगर वो हमको इस बात नहीं हेल्प करेंगे, तो उनकी मदद नहीं होगी, तो हमारा ये हजारों लोगों का जो है अपना जो लाइवलीहुड है वो चले जाएगा। और उसके चलते हम लोग बहुत सारे दिक्कतें ऑलरेडी फेस किए हैं, इसके आगे भी हम लोग दिक्कतें फेस करते रहेंगे। तो इसी वजह से आज का जो ये प्रोटेस्ट है वो हमने प्लान किया था। तो आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश की। बात करते हैं हमारी खास तफ्तीश ऑपरेशन आशियाना। मुंबई में घर और वो भी 600 रुपए की ईएमआई पर, रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 5,600 रुपए। सुनकर आप चौंक गए होंगे, हम भी चौंक गए। हमें किसी घपले की बू आ रही थी, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इसकी पड़ताल करेंगे। सीएनबीसी आवाज की टीम ने मुंबई से दिल्ली तक जो पड़ताल की, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दिल्ली में हमारी पड़ताल में क्या पता चला, ये देखिए। इस पर्चे को गौर से देखिए। ऑल इंडिया महाराष्ट्र अर्बन हाउसिंग पॉलिसी के तहत मुंबई में अपना घर 80% डिस्काउंट, महज 6 से 1200 प्रति महीने की ईएमआई। इसके लिए ग्राहक को सिर्फ 5,600 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। इस प्रकार का इश्तेहार जब सीएनबीसी आवाज के सामने आया तो हमें संदेह हुआ कि मुंबई में इतने सस्ते मकान कैसे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे पर्चे पर दिए गए दिल्ली के पते पर। 80% सब्सिडी पे अगर आपको ये घर बुक करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर जो पता दिया गया है F56 5th फ्लोर हिमालय हाउस KG मार्ट न्यू दिल्ली, इस पर आपको वो फॉर्म जो है वो कुरियर करना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हम अभी वही एड्रेस पर है, हमारे पीछे ये हिमालय हाउस है और यहाँ पर 5th फ्लोर पर जाकर हमने जब F56 में पता किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर इस तरीके का कोई ऑफिस नहीं है और वहाँ पर श्रीराम एक्सपोर्ट करके कोई ऑफिस है और उनके एम्प्लॉय का ये कहना है कि हाउसिंग पॉलिसी को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है। पता गलत पाए जाने के बाद हमने यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल किया तो पहले तो उन्होंने उठाया ही नहीं और उठाया तो बात करने से पहले ही काट दिया। आखिरकार जब हमने नकली नाम के साथ दिल्ली से ग्राहक के तौर पर बात की तो आप खुद ही सुन लीजिए हमें क्या जवाब मिला। हेलो, हाँ, कौन सा बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, ये आपका इश्तिहार हमारे दोस्त ने देखा था। तो वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म कहाँ से मिलेगा हमें? नहीं, मतलब हमारा दोस्त है वो मुंबई का है, लेकिन उनको फॉर्म चाहिए था तो वो बोल रहे थे कि इस नंबर दिया है तो उससे बात कर लो एक बार। जिनका भी यहाँ का पुरावा है 95 का, उनके लिए 15 साल का 25 साल का इनका पुरावा है, उनके लिए ये सब। अच्छा, नहीं मतलब ये कोई मतलब मुझे मेरे दोस्त को अगर घर लेना है तो वो वहाँ पे नहीं ले सकते? उनको बोलो कॉल करने के लिए, उनको बोलो कॉल करने के लिए। हाँ,
अच्छा, आपका पुरावा है तो उसके ऊपर सबमिट होगा एफिडेविट। अच्छा, नहीं मतलब फार्म हमें वहाँ पे घर पे मिलेगा का? आखिरकार हमने इतनी कम कीमत पर घर देने वालों का पता इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दी गई वेबसाइट हमें ढूंढे नहीं मिली। यानी पहली नजर में तो यह स्कीम गरीबों की मेहनत की कमाई को ठगने की साजिश ही लगती है। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। तो ये तो हुए दिल्ली में हमारी पड़ताल के नतीजे। अब आपको बताते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है। दरअसल कौड़ियों के दाम घर देने का वादा मुंबई में था, इसीलिए हमारी टीम वहां भी गई जहां घर देने का वादा था, और हमारी टीम उन लोगों से भी मिली जिनको सस्ते घर का ख्वाब दिखाया गया था। हमें पता चला कि कुछ लोग स्लम एरिया में जाकर पर्चे बांट रहे थे। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पर्चे देखकर पैसे भी दे दिए। इसके लिए बाकायदा इन्हें रसीद भी दी गई और अब तक सैकड़ों लोग पैसे दे चुके हैं। जो पर्चा बांटा जा रहा है उस पर गलत ही सही लेकिन लिखा है महाराष्ट्र अर्बन हाउसिंग। लिहाजा हमने महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर से भी पूछा कि क्या सरकार सस्ते में घर देने की कोई योजना बना रही है। जरा सुनिए हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता का इस बारे में क्या कहना है। महाराष्ट्र सरकार के सबको घर इस योजना के अंतर्गत आप हमारे पास नाम दर्ज कराइए, हम आपको रूम दिलाएंगे, ऐसे कहने वाली किसी भी एजेंसी को महाराष्ट्र सरकार की मान्यता नहीं है। इस प्रकार के बोगस काम करने वाले पर डिपार्टमेंट की ओर से ऑलरेडी कमिश्नर को, पुलिस को हिदायत दी गई है। ऐसे लोगों को पकड़कर और ऐसी तकरार जिनकी है उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना। हमारी पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई है उसे देखकर जानकारों ने भी कहा है कि इस पर सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। देखिए उपभोक्ता मामलों की वकील रेखा अग्रवाल का क्या कहना है। इसमें एक 420 जिसको हम बोलते हैं धोखाधड़ी और 406 यानी कि अमानत में खयानत, ये दो मुकदमे जो हैं, ये धाराएं हैं इंडियन पिनल कोड की, उसके तहत जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर ये पैसा दिया है उनको अपनी एक एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए थाने के अंदर, और अपनी रसीदें हैं और जो भी कागज है, जो इश्तिहार है, इसके बारे के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज हो, एक एफआईआर हो। तो ये है वो तमाम नतीजे जो सीएनबीसी आवाज की पड़ताल ऑपरेशन आशियाने से निकले हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर तीर। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में आज विरोधियों पर अलग अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने निदा फाजली की एक कविता पढ़ी। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। पीएम ने देश के रुके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में 10-10 साल से प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर की रिव्यू कर रहा हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा, 10-10, 20-20 साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। क्या तो एनवायरमेंट वालों ने रोक दिया होगा, क्या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई बॉडी होगी, छोटी नगर पालिका, उसने रोक करके बैठ गई होगी। और रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है कोई देखता नहीं, पूछता नहीं। इसी कारण, कभी फाइनेंशियल कारण भी रहे होंगे, लेकिन 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट, मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट का खुद ने रिव्यू किया और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया।
अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। बिल्डर्स का नाम आते ही दिमाग में थोड़े नेगेटिव विचार आते हैं। वक्त पर घर मिलेगा कि नहीं, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, बीच में प्लान तो नहीं बदल जाएगा। लेकिन सभी बिल्डर ऐसे नहीं होते, इसीलिए सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड हर साल देश के ऐसे बिल्डर्स की पहचान करता है जिन्होंने क्वालिटी के साथ साथ कंज्यूमर सैटिस्फिकेशन का भी पूरा ध्यान यहां रखा है। और ऐसे ही डेवलपर्स और बिल्डर्स का सम्मान होगा 10 मार्च को सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में। और हां, अपने 10वें साल में ये अवार्ड और भी खास होने जा रहा है। इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को जीतना आसान नहीं है। इसे पाना किसी भी डेवलपर के लिए बहुत सम्मान की बात है। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड प्रतीक है उस भरोसे और विश्वास का जिसे बनाने में कई साल लग जाते हैं। और यही कारण है कि अपने 10 साल पूरे कर रहा ये अवार्ड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऑस्कर से कम नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी देश के 10 बड़े शहरों में रियल एस्टेट के सबसे बेहतरीन काम का सम्मान किया जाएगा, जहां पर हाउसिंग के लिए अफोर्डेबल, मिड और लग्जरी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। देश के सबसे बेहतरीन ऑफिस स्पेस के साथ साथ देश के सबसे बेहतरीन रिटेल मॉल के खिताब के लिए भी मुकाबला तगड़ा है। देश में रियल एस्टेट के सबसे बड़े जानकारों से बनी पावरफुल जूरी ने चुने हैं वो चुनिंदा प्रोजेक्ट जो हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। लेकिन 10वें रियल एस्टेट अवार्ड का सबसे बड़ा आकर्षण होंगे 10 ऐसे अवार्ड जिन्हें पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया जाएगा। इनमें प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड, बिल्डर ऑफ द डिकेड, आर्किटेक्ट ऑफ द डिकेड और होम लोन प्रोवाइडर ऑफ द डिकेड जैसी कैटेगरी शामिल हैं। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को इंतजार है कि इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलने जा रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए 10 सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड गुरुवार 10 मार्च शाम 7 बजे से लाइव सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।